नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम रूबरू होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि इस संकट के माहौल में, पहलगाम हमले के बाद जो संकट पैदा हुआ है और जो ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या फिर कोई जंग हो सकती है ताकि पाकिस्तान को कोई सबक सिखाया जाए। इस दौरान क्या यह माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पिछले 11 सालों का यह सबसे बड़ा संकट है और उनकी सबसे बड़ी परीक्षा है। सबसे बड़ी परीक्षा इस लिहाज से क्योंकि पिछली बार जब उड़ी का हमला हुआ और उसके बाद जब पुलवामा में हमला हुआ तो भारत की तरफ से मोदी सरकार के नेतृत्व में 2 सर्जिकल स्ट्राइक की गई और तब यह कहा गया कि पाकिस्तान को घुस के मारा और पाकिस्तान अब अपनी हरकतों से बाज आएगा। लेकिन पाकिस्तान ने फिर पहलगाम में वो हरकत की है और इससे साफ है कि पाकिस्तान कोई सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में कोई छोटी मोटी प्रतिक्रिया या कार्रवाई ना तो देश के गुस्से को शांत कर पाएगी और ना ही पाकिस्तान को कोई सबक सिखा पाएगी। ऐसे में संकट है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 56 इंच सीने की बात करते हैं, एक माचो नेशनलिज्म की बात करते हैं कि उनके आने के बाद कश्मीर में जीरो टेररिज्म हो गया, क्या अब पाकिस्तान को कोई बड़ा सबक सिखा पाएंगे? क्या वो हीरो की भूमिका में लौटेंगे या फिर ये उनके लिए एक बड़ी कठिन परीक्षा का दौर होगा? जानेंगे श्रवण जी। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम। जी सर। देखिए, सत्य हिंदी तो बहुत दबाव में है इस पूरे घटनाक्रम को लेके, लग रहा है चर्चाओं से। सरकार इस समय आपसे, आशुतोष से और सत्य हिंदी से ज्यादा गहरे तनाव और दबाव में नजर आ रही है। सरकार चलती हुई दिख रही है पर कामों के लिए ठप है। मतलब जो काम करना चाहिए विकास का या और चीजें, उसके लिए ठप है। कुछ आभास दिया है आज कैबिनेट की जो बैठक के बाद कि नहीं नहीं, युद्ध नहीं और भी कुछ है। उन्होंने कहा कि भाई हम अगले सेंसस के साथ कास्ट सेंसस भी करवाएंगे अगले सेंसस। तो ये एक आभास दिया है कि नहीं, आप ये मत मानिए कि हम पूरी तरह से युद्ध में लगे हुए हैं या और कुछ हमारा एजेंडा ही है। पर जो दिख रहा है प्रधानमंत्री के चेहरे पर और बॉडी लैंग्वेज में और जो बैठकें हो रही है जिस तरीके से, उसमें केवल एक ही एजेंडा है कि ये जो पहलगाम में हुआ है इसको कैसे, इसका बदला कैसे लिया जाए। एक जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, अपोजिशन गायब है पूरे डेलिब्रेशन में, और जो एंट्री है वो संघ की एंट्री है। मतलब अपोजिशन के बजाय अपोजिशन पहुंचे प्रधानमंत्री के निवास पर, उसके बजाय संघ प्रमुख पहुंच रहे हैं। ये एक बड़ा मामला है। मतलब इस पर मतलब ये हालांकि पहली बार हुआ है मोदी जी के कार्यकाल में, और ये वैसा ही है जैसे मोदी जी नागपुर गए थे, तो ये रिटर्न विजिट है पर ये अलग किस्म के माहौल में है। और इससे जो ध्वनि निकलती है वो ये निकलती है कि संघ और पार्टी दोनों के लिए बहुत सब कुछ दांव पर लग गया है और ये बड़ी घटना के रूप में चीजें सामने आ रही हैं। अब ये जो घटना के बाद से जो लगातार वक्तव्य दिए जा रहे हैं या दिए जा रहे थे, अभी तो कुछ थोड़े से लग रहा है कि कुछ ढीले पड़े हैं या कमजोर हुए हैं, उसने माहौल को बहुत चुनौतीपूर्ण ज्यादा बना दिया है। मतलब प्रधानमंत्री के लिए और किसी के लिए नहीं। और जैसा आपने कहा है, ये प्रधानमंत्री के कार्यकाल की, मतलब इस कार्यकाल में आप गुजरात का कार्यकाल भी जोड़ लीजिए तो 23 साल के कार्यकाल की ये प्रधानमंत्री सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। और इसमें उनके पीछे क्या है, मतलब जो एग्जाम्पल्स हैं या बेंचमार्क्स हैं
वो इंदिरा गांधी है, 1971 है, हम्म। या वाजपेयी है, कारगिल है। और उनके स्वयं के कार्यकाल के दो उपलब्धियां हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक 2016 का के उड़ी वाला मामला हुआ उसके बाद का, और पुलवामा का जो इशू है वो ना, उनके खुद के अकाउंट में ये मेजर सक्सेसेस हैं। हम्म। तो बेंचमार्क ऑलरेडी हैं, और माहौल आपने बहुत ज्यादा गर्म कर रखा है। अब चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि उन आतंकवादियों को ढूंढकर मार गिराना है जिन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया। बार बार ये कहा जा रहा है कि परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम एट पहलगाम। पूरा जो बहस है, हम लोगों की डिबेट्स में भी है, आप भी जो कर रहे हैं, वो ये जानने की कोशिश है कि जो एक्शन होगा वो कैसा होगा, निशाने पर क्या होगा। हम्म। इसमें एक नया डायमेंशन जुड़ गया है, और वो ये जुड़ गया है कि जिम्मेदारी सशस्त्र सेनाओं को दे दी गई है। मतलब पॉलिटिकल फॉल आउट का फैसला आर्मी एक्शन करेगा। हम्म। मतलब आप, अगर हम उसको अपने दर्शकों के लिए समझाना चाहें कि मोदी जी की सफलता का जो जिम्मेदारी है, या सरकार को सफल बनाने की जिम्मेदारी है, वो सेना के हवाले कर दी गई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के कंधों पर ये बड़ा एक्शन आ गया है। उस जो मीटिंग थी उसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, तीनों हम्म। सेनाध्यक्ष थे, राजनाथ सिंह थे, और लोग थे। सरप्राइजिंगली उसमें होम मिनिस्टर नहीं थे, जो कि कई चीजें बोलते रहे हैं, करते रहे हैं। हम्म। और सेना की, जैसा मैंने कहा, सेना की कार्रवाई के घरेलू मोर्चे पर जो परिणाम होंगे वो पॉलिटिकल होंगे। अब मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस की दो खबरों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। तो ये 27 तारीख को फ्रंट पेज पर छपी थी, और इसमें एक खबर का ताल्लुक वो लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुडा के कथन से है, जिनके साथ आपकी बातचीत हुई जी। है ना। वो उन्होंने जो 27 तारीख को इंडियन एक्सप्रेस में कहा, आपकी बातचीत अलग है। आपकी बातचीत भी मैंने देखी, पर मैं दोनों के बारे में, जी। मैं पहली खबर के बारे में कर रहा हूँ, और वो इसलिए कर रहा हूँ कि ये पूरी पूरी जिम्मेदारी सेना को सौंप दी गई है इस हम्म। काम को अंजाम देने की। अब पहली खबर की पहली पंक्ति ये है, आशुतोष जी, कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कम से कम 5 दिनों में कम से कम 4 मौकों पर वो जो पहलगाम के जो परपेट्रेटर्स हैं, उनके उनके साथ उनका सामना हुआ, उनको लोकेट किया 4 स्थानों पर, और उनको घेरने के करीब करीब पहुंच गए थे। दक्षिण कश्मीर के घने जंगलों की बात की जा रही है, और कम से कम एक मौके पर उनके साथ गोलाबारी भी हुई। उसके बाद वो कहते हैं कि पर वो घने जंगलों में गायब हो गए। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, जो 27 तारीख को इंडियन एक्सप्रेस में पहले पन्ने पर छपी है। उसके बाद उसका फॉलो में हुआ है कि नहीं, मैं देख नहीं पाया, और उसका खंडन या पुष्टि के बारे में भी मैं नहीं देख पाया। अब मुद्दा यह है कि चार बार उनको लोकेट किया, अलग अलग 4 मौकों पर, अलग अलग स्थानों पर 5 दिनों में, और एक स्थान पे तो घेरने की भी कोशिश हो गई, एक्सचेंज भी हुआ फायर का, और वो गायब हो गए।
मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने सेना को पूरी जिम्मेदारी दे दी है, तो ये मैं सेना के हवाले से बता रहा हूं। आपके साथ जो बातचीत हुई लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा की, उसमें वो शुरुआत, ये जब ऑप्शन की बात आप पूछते हैं तो वो डिप्लोमेटिक ऑप्शंस की बात करते हैं शुरुआत में, जबकि सेना के आदमी को डिप्लोमेटिक ऑप्शन से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। पर उन्होंने की, इंडस वैली ट्रीटी की बात से शुरुआत की, उसको काफी महत्वपूर्ण बताया, जबकि उसको लेकर काफी शंका है। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल हुडा जो कहते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, वो ये कहते हैं कि हमले की जगह का जो चुनाव था, चयन था, सिलेक्शन था, और जो योजना बनाई गई, उससे पता चलता है कि पाकिस्तान द्वारा जानबूझकर तनाव खड़ा किया गया। ये जनरल हुडा इंडियन एक्सप्रेस को कहते हैं। अब पाकिस्तान के द्वारा खड़ा किया गया है, पाकिस्तान एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है। जब आप पाकिस्तान कहते हैं, जब आप परपेट्रेटर्स कहते हैं, तो बहुत फोकस्ड होता है कि भाई ये परपेट्रेटर्स हैं जिनके स्केचेस आपने जारी किए। पर जब आप उसको पाकिस्तान कह देते हैं तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। पाकिस्तान यानी क्या? पाकिस्तान इज नॉट एन एंटिटी कि भाई एक व्यक्ति पाकिस्तान है, कि सरकार की, सेना की, आईएसआई की, वहां की जनता। क्या पाकिस्तान, या लश्कर ए तैयबा, या जो भी रेजिस्टेंट फ्रंट, जिसके बारे में सिक्योरिटी काउंसिल ने से उस शब्द को ही निकलवा दिया गया पाकिस्तान द्वारा, और उस पर खुशी मना रहा पाकिस्तान। खैर, वो अलग मुद्दा। तो जब ये कहा जाए कि इसके पीछे कार्रवाई का पाकिस्तान है, तो इसका कार्रवाई का जो स्कोप है बहुत बड़ा हो जाता है। जैसा मैंने कहा, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या पूरा देश। और राजनीतिक थ्योरी में, पॉलिटिकल थ्योरी में, जब ये कहते हैं पाकिस्तान निशाने पर है और सेना आतंकवादियों को तलाश रही है, आप देखिए थोड़ा सा फर्क देखिए कि पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं कि पाकिस्तान निशाने पर है, या पाकिस्तान से हमको बदला लेना है, और हम सेना को जिम्मेदारी जो दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि जो घटना के अपराधी हैं उनको ढूंढ के मारना है। दूसरा सवाल ये है कि आपने सेना को जिम्मेदारी दे दी, खुली छूट दे दी, जैसा कह रहे हैं आप, उसमें विदेशी हस्तक्षेप को एकोमोडेट करने की कितनी गुंजाइश रहेगी? वो पॉलिटिकल है, वो डिप्लोमेटिक है। जब आप डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्सप्लोर करने की बात करते हैं या डिप्लोमेटिक एक्शन लेते हैं, तो फिर डिप्लोमेसी के लिए गुंजाइश रखते हैं कि नहीं? तो ये, जैसे उदाहरण के लिए कि ये मामला चीन और अमेरिका में शक्ति प्रदर्शन में भी बदल रहा है। चीन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका का इंटरेस्ट रोकने का है इसको, वो सपोर्ट किसी को नहीं कर रहा है। पर इसमें जो ट्रेड वार को लेकर जो चल रहा है अमेरिका और चीन के बीच में, उसका एंगल है पूरा का पूरा भारत को दबाने का चीन द्वारा, बड़ा विषय है। हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका की रुचि संघर्ष को टालने में है, और चीन की अमेरिका को घसीटकर इशू सेटल करने में है। अब ब्रीफ में अगर करें कि अमेरिकी मीडिया की खबरों पर यकीन करें, तो 3 महीनों में ही ट्रंप की लोकप्रियता में जबरदस्त कमी आ गई है। मतलब जो अमेरिका में स्विंग स्टेट्स हैं, जहां ये 2024 में चुनाव जीते हैं ट्रंप, वहां उनकी पॉपुलरिटी 50% से नीचे हो गई है, और ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो 41% हो गई है 3 महीनों में। ये अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति, पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों के लिए लोएस्ट है, 100 दिनों का कार्यकाल अगर उनका देखें तो। और कनाडा के जो चुनाव परिणाम आए हैं और वहां के नए जो
नेता चुने गए हैं, उन्होंने जिस तरह से चुनौती दी है, मैं दूसरी बात पे ये कह रहा हूं कि इस तनाव को, भारत पाकिस्तान के तनाव को कम करने में ट्रंप अब कुछ भी कर सकते हैं, ये मैं कह रहा हूं। क्योंकि उनको अपनी लोकप्रियता की रेटिंग बढ़ाना है, मतलब उनको, उनके लिए प्रायोरिटीज अब शायद बदलें। आखिरी सवाल ये है आशुतोष जी, कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर कुछ करके दिखाना है, वो क्या होगा? ये इनविजिबल है, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि ये एक अदृश्य चीज है कि क्या करना है। और दूसरा ये कि अगर कुछ नहीं किया तो मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग या लोकप्रियता का क्या होगा? जो हमने जिस पॉइंट से आपने भूमिका की शुरुआत की थी कि मोदी जी के सामने चुनौती क्या है, मोदी जी की चुनौती नायक बने रहने की है, जो वो बने हुए हैं इतने सालों से। आप पूरे देश को एक कोविड जैसी महामारी के समय तो आप एक आयरन जैकेट में बांध के लंबे समय तक रख सकते हैं, जो आपने किया भी है। और उस समय प्रधानमंत्री ने कहा भी कि बहुत ही इमोशनल होके कि मैं कभी कभी लगता है कि देश की जनता भी सोचती होगी कि ये कैसा प्रधानमंत्री है जिसने इस तरह से अपनी जनता को वो किया है। मुद्दा ये है कि ये जो अभी क्राइसिस है, उसमें कब तक लंबे समय तक रखा जा सकेगा, और क्या इससे हटाने के, डिस्ट्रैक्ट करने के पॉपुलेशन को या मीडिया को, या जो हाइप आप ही ने क्रिएट किया हुआ है सरकार ने, उस हाइप को डाइल्यूट करने के लिए क्या कुछ सरकार करेगी? या हमको अब उम्मीद करना चाहिए कि वो करना शुरू कर दिया है उन्होंने, कि कैबिनेट मीटिंग के बाद जो पहला अश्विनी वैष्णव जो घोषणा करते हैं, वो पहलगाम को लेकर कैबिनेट के फैसले की नहीं करते हैं, कास्ट सेंसस के फैसले को लेकर करते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा जो पीएम की चुनौतियों वाला जो मुद्दा था वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, कि मुझे लग रहा है कि इसकी काफी गंभीर किस्म का एक क्राइसिस पीएम हो सकता है, और उसको पढ़ने में हम लोगों में गलती भी हो रही हो कि ऐसा कुछ नहीं हो, पर जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। और वो निश्चित रूप से, जैसा शुरू में मैंने कहा, आपने भी अपनी कल शायद बातचीत में जिक्र किया था संघ प्रमुख की बात का उनके यहाँ जाना, कुल मिलाकर चीजें बहुत थोड़ी सी हमारे लिए भी तनावपूर्ण नजर आती है। तो चूंकि हम हर चर्चा में कोई नई बात सोच के शेयर करते हैं, तो इसलिए एक नई बात, और इसी के साथ आज की बात। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.